Hi everyone, this is Poonam Thakur here and welcome again. I hope you all are doing good and your preparation is also going good. So here I am with new topic that is new public administration NPA. As we all know that NPA is a very important topic from our exam perspective as well as being a student of public administration we should know about NPA. So without wasting our time, let's come to the point. So our topic is NPA. Minnebrook Conference held under the patronage of Dwight Waldo gave rise to the new public administration 1960. अब क्या हुआ कि मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस वन हुई तो उनके पैट्रोनेज किसके पैट्रोनेज में हुई ड्वाइट वाल्डो के तो वहाँ से हमारे पास न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया 1960s में। अब उस टाइम पर बहुत सारे कुछ लैंडमार्क हुए थे जिन्होंने और भी ज़्यादा ग्रोथ एंड राइज ऑफ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प किया। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ, जैसे हनी रिपोर्ट इन हायर एजुकेशन हुई 1967 में यूएसए में। उसके बाद फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस हुई ऑन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1967 में, जिसके चेयरमैन थे कौन, चार्ल्स वॉर्थ थे, जेसी चार्ल्स वॉर्थ। फिर पब्लिकेशन ऑफ ड्वाइट वाल्डो का आर्टिकल पब्लिश हुआ था उस टाइम पर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस, टाइम ऑफ रेवोल्यूशन। ये बहुत सारे कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्होंने एनपीए की राइज एंड ग्रोथ में बहुत हेल्प की। तो अब इसको आप एक सीक्वेंस में याद रखना, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पब्लिकेशन वो हुआ था, जॉर्ज फडिक्सन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एक बुक पब्लिश हुई थी न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1980s में। इन सभी का बहुत योगदान था एनपीए में। अब ये चार्ट है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। तो अभी हम फिलहाल देख रहे हैं कि फर्स्ट मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस से एनपीए का राइज कैसे हुआ। तो अब यहाँ पे क्या है कि जो मीनोब्रुक कॉन्फ्रेंस है ना, वो एक छोटा संगठन है किसका, दो फैक्टर का, मतलब टू फैक्टर का एक ऑफशूट है। इसमें क्या हुआ, सबसे पहले 1960s में यूएसए में एक वार चल रहा था, टर्बुलेंस चल रहा था, वॉर हो रहा था वियतनाम में। अमेरिकन ओवर इन्वॉल्व थे, ब्लैक अमेरिकन इन्वॉल्व थे, अर्बन रॉइट्स, दंगे फसाद, कैंपस अनरेस्ट, बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो उससे क्या था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एकदम से अफेक्ट हो गया था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत असर हो रहा था। और 1960s का जो पीरियड था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक वॉर के टाइप पीरियड था। ठीक है। फिर उसी 1960 में क्या हुआ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक यंगर जनरेशन, एक गैप हो गया। ठीक है। गैप कैसे हो गया कि जनरेशन गैप हो गया। यहाँ पे फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यंगर जनरेशन सामने आई। इन सभी चीज़ों से हटकर एक हमारे सामने एक यंगर जनरेशन सामने आ गई, विच वॉज फीलिंग रेस्टलेस विद द प्रिवेलिंग स्टेटस ऑफ द डिसिप्लिन एज हाईलाइटेड बाय हनी रिपोर्ट इन फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस। अब फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में हाईलाइट किया गया इस प्रेजेंट सिचुएशन को, ये जो प्रेजेंट सिचुएशन चल रही थी, यहाँ से कुछ यंगर जनरेशन जो थे वो इन्फ्लुएंस होकर के सामने आए। Public administration was facing some sort of generation gap. In September 1968, 33 young scholars and practitioners of public administration gathered at Minnebrook Conference Center, Syracuse University in USA. अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1968 में 33 यंग जनरेशन जो थे, यंग लोग थे, वो सामने आए। जो हमारे पास कौन थे, प्रैक्टिशनर थे या स्कॉलर्स थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, वो गैदर हुए कहाँ पर, मिनोब्रुक कॉन्फ्रेंस सेंटर में, जो कि सायराकस यूनिवर्सिटी यूएसए में है। और उनके लीडर कौन थे, ड्वाइट वाल्डो। इन्होंने चैलेंज कर दिया पुराने को, ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर दिया। और वहाँ पर क्या हुआ, इस यूथ कॉन्फ्रेंस से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो यूथ कॉन्फ्रेंस थी, इन्हीं से वहाँ पर एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का राइज हुआ। अब समझ आया, मतलब 1960s का जो पीरियड था वो पे वहाँ पे क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था, कैंपस, मतलब बहुत सारे दंगे फसाद थे। आज जाकर बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ रहा था स्कॉलर्स को, प्रैक्टिशनर को, और भी बहुत सारे लोगों को। तो वहाँ पे 1960s में जब एक कॉन्फ्रेंस हुई, 33 जो हमारे पास यंग जनरेशन के लोग थे वो सामने आए। उनके लीडर कौन थे, वाल्डो। इन्होंने पुराने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज कर दिया और वहाँ से न्यू राइज हो गया किसका, एनपीए का। ठीक है, समझ आ गया। फिर इसके गोल्स एंड थीम क्या है, एक फ्रैंक मेरीनी है, उन्होंने बोला कि न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ना 5 गोल्स हैं। तो सबसे पहले 5 गोल में क्या है, रेलिवेंस है, वैल्यू है, सोशल इक्विटी है, चेंज है और क्लाइंट फोकस है। अब नाम से ही क्रैक हो रहे हैं। रेलिवेंस क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें जिसका कोई रियल लाइफ में कोई रेलिवेंट होना चाहिए। तो पुराना जो ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था वो सिर्फ एफिशिएंसी और इकॉनमी पे ही ध्यान देता था, बस एफिशिएंसी और इकॉनमी पे ध्यान देना है। तो इन्होंने, फ्रैंक मेरीनी ने जो रेलिवेंस का कॉन्सेप्ट दिया, इसमें इन्होंने बोला कि डिमांड की एक मीनिंगफुल स्टडी होनी चाहिए जो रियलिटी एंड सोशल लाइफ को दर्शाए। ऐसी स्टडी होनी चाहिए कि रियल लाइफ में क्या चल रहा है उस रियल लाइफ पे फोकस करे, तो एक रेलिवेंट होना चाहिए। फिर वैल्यू के लिए बोला इन्होंने रिजेक्ट कर दिया वैल्यू न्यूट्रल को रिजेक्ट करके उन्होंने बोला कि ओपननेस रखना है। पुरानी इसमें है ना थोड़ा बाइसनेस आ जाती है, तो उस बाइसनेस को हटा करके, मतलब इसको रिजेक्ट कर दिया इन्होंने, और बोला कि ओपननेस रखना है वैल्यूज़ के लिए। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन जो है सर्व करेंगे, वैल्यू ओपननेस होना चाहिए, तो वैल्यू न्यूट्रल को, बाइसनेस वाले को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया।
फिर आता है हमारे पास सोशल इक्विटी। सोशल इक्विटी में क्या बोला कि सभी जो भी हमारे पास अंडर प्रिविलेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे बोला ज़्यादा मतलब सभी को सोशल इक्विटी होनी चाहिए, प्रोटेक्ट और प्रमोट करना इंटरेस्ट ऑफ द पुअर, लोगों के इंटरेस्ट को प्रमोट करना है। फिर आता है हमारे पास चेंज। तो चेंज में क्या है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, जो एनपीए है, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसने एम्फेसाइज किया कि क्या सोशल चेंज होना चाहिए, स्टेटस को स्थिरता नहीं बनाए रखनी है, चेंज लानी है, सोसाइटी में चेंज लाना है। तो उसके लिए इन्होंने बोला कि चेंज लानी है। इन्होंने सजेस्ट किया कुछ इनोवेशन होना चाहिए, कुछ मशीनरी, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी में कुछ इनोवेशन होना चाहिए, मतलब इनोवेशन के बाद की चेंज में एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करना है, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए। फिर आता क्लाइंट फोकस। तो क्लाइंट फोकस में इन्होंने बोला कि एडवोकेट किया क्लाइंट फोकस अप्रोच को। इन्होंने बोला कि सिर्फ गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड ही नहीं करनी है क्लाइंट को, बट उनको एक चांस देना है कि वो अपनी आवाज़, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सोसाइटी में से क्या उनको क्या प्रोवाइड, उन सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने का चांस दिया कि कब क्या कैसे चाहिए उनको, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। तो एक पॉजिटिव, प्रोएक्टिव, रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव होना चाहिए, ना कि अथॉरिटेटिव और इवोलेटावर ब्यूरोक्रेट्स घिसा पिटा या बाइसनेस वाला ब्यूरोक्रेट नहीं होना चाहिए। एक कौन होना चाहिए, पॉजिटिव, प्रोएक्टिव और रिस्पॉन्सिव एडमिनिस्ट्रेटिव होने चाहिए। ठीक है। अब इसका बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी हुआ। क्रिटिसिज्म तो हर नई चीज़ का होता ही है, पुरानी का भी होता है, तो हर चीज़ का क्रिटिसिज्म होता ही है। तो क्रिटिसिज्म में इन्होंने बोला कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हमारे पास एंटी पॉजिटिविस्ट, एंटी थ्योरेटिकल, एंटी मैनेजमेंट है, एटसेट्रा, और बहुत सारा इसका क्रिटिसिज्म हुआ। यहाँ पे क्रिटिसिज्म है, कुछ थिंकर्स ने अपने अपने अकॉर्डिंग क्रिटिसिज्म दिया है, देख लेना इसको, की पॉइंट नोट कर लेना। फिर आता है हमारे पास सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, तो उसके लिए आया इन सभी लिमिटेशंस के अलावा, ये जो ऊपर लिमिटेशन दी है, जो भी क्रिटिसाइज़ किया, इसके बावजूद जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो क्या है कि एक न्यू चीज़ है, तो मतलब एक उसने पुराने वाले को एक झटका दे दिया। ठीक है। सीरियसली जोल्टेड द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड आउटलुक ऑफ डिसिप्लिन, रिच द सब्जेक्ट ऑफ द इम्पार्टिंग ऑफ वाइडर परस्पेक्टिव, एटसेट्रा। तो यहाँ पे क्या आता है हमारे पास कि रामेश के अरोरा है। रामेश के अरोरा जी ने ये बोला कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की मूवमेंट है, इन्होंने प्रोवाइड किया एक सॉलिड फाउंडेशन पोस्ट बिहेवियरिकल रेवोल्यूशन के लिए। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है सबसे पहले कि पोस्ट बिहेवियरिकल रेवोल्यूशन जो है इनिशिएट किसने की थी, डेविड ईस्टन ने और अदर ने। तो रामेश के अरोरा जी ने ये बोला कि जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो फाउंडेशन है, किसकी फाउंडेशन है, पोस्ट बिहेवियरिकल रेवोल्यूशन की फाउंडेशन है, जिसको इनिशिएट किया था डेविड ईस्टन ने। तो इन्होंने इसके क्या बताए, इसके फायदे, इंपॉर्टेंस बताए, सिग्निफिकेंस बताए। पहले बोला कि स्ट्रेंथन किया पब्लिक साइंस पॉलिसी साइंस पर्सपेक्टिव को स्ट्रेंथन किया। एनपीए ने पॉलिसी साइंस को क्या किया, स्ट्रेंथन किया। स्ट्रक अ कोप द ग्रेस टू पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकॉट में, ये हमारे पास एक फ्रेंच वर्ड है, स्ट्रक अ कोप द ग्रेस टू पॉलिटिक्स। इसका मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना। तो जो पुरानी जो पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट है उसको डिस्ट्रॉय किया। थर्ड बोल रहे हैं इंटेंसीफाई द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटी। इंटेंसीफाई मतलब स्ट्रॉन्गर किया, किसको स्ट्रॉन्गर किया, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर किया। सेल्फ अवेयरनेस लाया, इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन, एक्टिविज्म एंड कमिटमेंट, इन सभी से क्या किया, स्ट्रॉन्गर किया। पुश किया डिसिप्लिन को, ग्रेट रेलिवेंस की ओर। इसमें कुछ नई चेंजेस लाई। चेंजेस क्या लाई, एकेडमिक फील्ड को, जो हम जो स्टडी करते हैं वो एकेडमिक फील्ड को जो प्रोफेशन में लाया जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उनको एक साथ क्लोजर लाया। स्ट्रेंथन किया क्लाइंट एडमिनिस्ट्रेशन को, सपोर्ट किया मूवमेंट को, जो भी डेमोक्रेटिक ह्यूमनाइजेशन वाली मूवमेंट थी सबको क्या किया, सपोर्ट किया, एक्सेट्रा। तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। फिर आता है हमारे पास, ये अभी तक हमने पढ़ा एनपीए और मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस। अब हम चलते हैं मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस सेकंड पे। सेकंड में क्या है, Minopru Conference was held in September 1988, exactly 20 years after the original Minopru Conference that was held in 1968. तो फर्स्ट मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस हमारे पास 1968 में हुई थी, सेकंड वाली हुई थी 1988 में, एग्जैक्टली 20 ईयर्स के बाद। तो इसमें फर्डिक्सन, वो जो फर्स्ट वाले थे उसके चेयरमैन कौन थे, वाल्डो। इस वाले के कौन है, फर्डिक्सन। तो फर्डिक्सन जो थे सेकंड मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस के डिज़ाइन किया था उन्होंने, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द चेंजिंग एपोक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को इसलिए लाया था कि भाई क्या क्या चेंजेस हुई है उसको कंपेयर किया था, कंट्रास्ट किया था, जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चेंजेस हुई थी। The two Minopru conference differed in respective composition, tone and orientation, thematic emphasize and social environment. तो अब ये जो दोनों मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस थी ये अपने अपने उसमें अलग थी, कॉम्पोजिशन में, टोन में, ओरिएंटेशन में, थीमेटिक एम्फेसाइज में, एट्सेट्रा। अब हम इसका एक बार कंपैरिजन देखते हैं कि क्या क्या इसमें चेंजेस थी, कैसे कैसे अलग थे ये। अब आता है हमारे पास मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस 1। मिनोब्रू कॉन्फ्रेंस 1 में क्या इन्होंने एम्फेसाइज किया था, नैरो, ये एक कॉम्पोजिशन का नैरो सेंस था, क्योंकि इसमें जो भी पार्टिसिपेंट था ना वो सब पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड के थे। और इसका कॉम्पोजिशन वाइडर था, क्योंकि जो इसके पार्टिसिपेंट थे वो कोई लॉ से था, कोई इकोनॉमी से, कोई प्लानिंग, पॉलिसी एनालिसिस, पॉलिसी स्टडी एंड अर्बन स्टडीज़। तो इसका वाइडर कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि इसके बहुत सारे अलग अलग फील्ड के पार्टिसिपेंट थे, यहाँ पे एक ही था पॉलिटिकल साइंस के।
इसका जो मूड टोन टेम्पर ओरिएंटेशन था वो क्या था, एक कॉन्टिन्यूस था, एक रेडिकल था, मतलब विद्रोही टाइप था। तो ये वाला क्या था, इसका जो था बहुत सिविल था, मूड टोन टेम्पर ओरिएंटेशन बहुत सिविल था, मोर प्रैक्टिकल था। थर्ड है, इसने एम्फेसाइज किया था रेलिवेंस पे, वैल्यू पे, सोशल चेंज, इक्विटी एंड क्लाइंट फोकस, ठीक है, जो कि फ्रैंक मेरिनी ने 5 कॉन्सेप्ट दिए थे, तो इस पे बेस्ड था ये। लेकिन जो इसमें मिनोब्रुक सेकंड में क्या हुआ था, इन्होंने एम्फेसाइज किया था लीडरशिप पे, कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल पर्सपेक्टिव पे ध्यान दिया था, टेक्नोलॉजी पे ध्यान दिया था, एट्सेट्रा। इट वॉज डिसाइडेड एंटी बिहेवियरिकल, ये क्या था, एंटी बिहेवियरिकल था, बट ये क्या था, मोर परस्पेक्टिव टू द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल बिहेवियरिकल साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसका जो इन्वायरमेंट है वो स्ट्रॉन्ग साइनिज्म टूवर गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट के लिए इसका इनका बहुत इनका क्या था, निंदा टाइप, गुस्सा था, नकचड़ा व्यवहार था इनका गवर्नमेंट के प्रति। इट्स चैलेंज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक इट प्रोएक्टिव टू मेजर सोशल इशू, इन्होंने चैलेंज किया था पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई प्रोएक्टिव बनाओ मेजर सोशल इश्यूज़ को। तो ये क्या था कि गवर्नमेंट के लिए एक नकचड़ा इनका असर था। बट इनका क्या था सेकंड वालों का, इट्स सोशल एनवायरमेंट वाज मार्क्ड ऑफ ग्रोइंग डिमांड फॉर रीट्रीट द स्टेट इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कटबैक, मतलब इसमें प्राइवेटाइजेशन, वॉलंटाइजेशन, वॉलंटरिज्म, कैपिटल, सोशल कैपेसिटी बिल्डिंग एंड थर्ड पार्टी गवर्नमेंट, इट एक एक्शन परस्पेक्टिव से इन्होंने इस पर क्या किया था, काम किया था। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि जो गवर्नमेंट की डिमांड्स है उसको पीछे हटाओ, कटौती करो, कटबैक करो, प्राइवेटाइजेशन लाओ, एटसेट्रा। तो मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस का आपको आई थिंक पता हो चल गया होगा इनका जो टोन टेम्पर ओरिएंटेशन थ्रस्ट था चेंज क्यों था। अब बता हमारे पास मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस थर्ड, मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस थर्ड में क्या था, थर्ड मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन सितंबर 2008 में। इसका जो थीम था कॉन्फ्रेंस का क्या था, द फ्यूचर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट एंड पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। इनका जो थीम था उस थीम में ही इन्होंने सभी चीज़ें कवर कर दी, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक मैनेजमेंट, पब्लिक सर्विस अराउंड द वर्ल्ड। तो कॉन्फ्रेंस जो हेल्ड की थी रोजमेरी ओलियरी ने की थी, फर्स्ट वाले के वाल्डो, सेकंड के फर्डिक्सन, थर्ड के रोजमेरी ओलियरी। अब इनका क्या था, फेज़ ऑफ मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस थर्ड, फर्स्ट फेज़ इनका ये 2 फेज़ में चला था। फर्स्ट फेज़ था 3 से 5 सितंबर 2008, सेकंड था 5 से 7 2008। इसमें एकेडमिक प्रैक्टिशनर रिलेशन था, एकेडमिक प्रैक्टिशनर रिलेशन था, इसने में अटेंड किया था 220 स्कॉलर्स फ्रॉम 13 कंट्रीज़ के स्कॉलर आए थे। यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव पे बात की गई थी, आईटी मैनेजमेंट की बात की थी, सोशल जस्टिस की, ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, और 3 ई यहाँ पे डेवलप हुए थे। इस 3 ई का कॉन्सेप्ट आया था, इकॉनमी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस की बात की थी। फिर सेकंड वाले में क्या हुआ था, पेपर प्रेजेंट किए थे, 300 पेपर प्रेजेंट किए थे, एम्फेसाइज किया था कंपैरेटिव स्टडी होनी चाहिए, और न्यू इमेज दी थी उन्होंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। अब वो जो फर्स्ट में हमने चार्ट देखा था वो देख लेते हैं। मिनोब्रो कॉन्फ्रेंस वन में क्या हुआ था, सॉरी वन का जो प्लेस है साइरैक्यूस यूनिवर्सिटी यूएसए में है, यहाँ पर भी साइरैक्यूस यूनिवर्सिटी यूएसए, थर्ड साइरैक्यूस यूनिवर्सिटी यूएसए। अब फोर्थ वाली कब होगी, 20 ईयर्स के बाद होगी, ठीक है। फिर आता हमारे पास ड्वाइट वाल्डो, फर्स्ट के चेयरमैन वाल्डो थे, सेकंड के जॉर्ज फर्डिक्सन, थर्ड के रोजमेरी ओलेरी। इसका टाइम था 1968, इसका टाइम था 1988, और इसका था 2008, और अब हमारे पास कब होगी 28 में, ठीक है। आई होप समझ आ गया, समझ आ गया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।